चलिए क्लास शुरू करते हैं आज, क्योंकि क्लास जब लगाई गई तो लोग आ नहीं रहे थे, इसलिए क्लास हमें भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा कि अब दिवाली बाद ही रखते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब क्लास आज से रेगुलर चालू रहेगी। थोड़ी बहुत आज क्लास रखेंगे, फिर उसके बाद रेगुलर क्लास हो जाएगी। आज हम पढ़ाएंगे कुषाण। कुषाण इसके बाद पढ़ाना था। तो वहीं से जहां महेश आपने जहां छोड़ा, तो वहीं क्लास से कोई क्लास इसके बाद चली नहीं है। आइए बात करते हैं कुषाण राजवंश। कुषाण राजवंश। आज हम लोग बात करते हैं कुषाणों की। जहां तक कि हम लोग कुषाण राजवंश की बात करते हैं, तो कुषाणों की जो जानकारी हमको जो मिलती है, कुषाणों की जो जानकारी मिलती है वो चीनी साहित्य से मिलती है। कुषाणों की जानकारी चीनी साहित्य से कुषाणों की जानकारी मिलती है। ठीक है। जिन्हें कुषाणों की जानकारी चीनी साहित्य से मिलती है। कुषाणों का जो प्राचीन नाम था, इनका प्राचीन नाम था यूची। क्या नाम था? यूची। याद रखिएगा, इनका प्राचीन नाम क्या था? यूची। याद रखिएगा, ये यूची जाति थी। प्राचीन नाम का नाम यूची जाति थी। ये लोग दूसरी शताब्दी ईसवी, मैंने क्या लिखा है? दूसरी शताब्दी ईसवी में पश्चिमी चीन में निवास करती थी। कहां करती थी? पश्चिमी चीन में निवास करती थी। ये माना जाता है कि जो यूची लोग जो थे, यूची जिनको हम आगे कुषाण कहेंगे, यूची जाति के जो लोग थे वो दूसरी शताब्दी ईसवी में, ईसा पूर्व नहीं, ईसवी में पश्चिमी चीन में निवास करती थी। क्लियर? आइए आगे देखते हैं हम लोग। तो मैंने बताया कि कौन सी जाति? यूची। लगभग 165, लगभग 165, 165 ईस्वी में पश्चिमी चीन में यूची जाति का कबीला था। मैंने क्या कहा? यूची जाति का एक कबीला था। ये इनका एक कबीला हुआ करता था। इस कबीले में यूची जनजाति कह ले, चाहे जाति यहां समझ ले तो जनजाति समझिएगा, यहां के लोग इस कबीले में निवास करते थे। उसी के निकट में एक कबीला और था। उसी के निकट में एक कबीला और था। ये कबीला ये कबीला जो था, ध्यान देना, ये कबीले में हुंगलू 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 जाति का ये कबीला था। यानी एक थी कौन सी जाति? यूची जाति थी, और एक थी हुंगलू जाति। ये एक शक्तिशाली कबीला था। यानी उस समय की जातियों में सबसे शक्तिशाली जो जाति कबीले की थी वो हुंगलू की थी, जिन्हें भारत में ये लोग गुप्त काल में आएंगे और ये कहलाएंगे हुण। यही कहलाएंगे हुण। क्या किया इस जाति ने? 165 ईसा पूर्व में कर दिया, यहां पर आक्रमण कर दिया।
आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो यूची जाति का जो राजा था, राजा मारा गया। ध्यान देना, यूची जाति का जो राजा था वो मारा गया। जब यूची जाति का राजा मारा गया तो हुंगनू ने, यानी इनके राजा ने, हुंगनू ने इस राजा के सिर को अपना अपना प्याला बनाया। प्याला बनाया, भाई जनजाति थे, मारा, उसको सिर को अपना प्याला बनाया, उसी में खाने लगे वो लोग। यानी यहाँ का राजा जो था वो यूची जाति के कबीले के राजा के सिर को, उसको प्याला बना करके उसी में ही खाने लगा, ये जाति वाले कबीले लोग। अब क्योंकि ये लोग पराजित हो चुके थे तो इसीलिए भाग करके ये लोग पश्चिम की ओर चले गए। तो पश्चिम इधर आ गए, ये लोग किधर आ गए, इधर। तो यहाँ के राजा की जो पत्नी थी, विधवा रानी, अपने लोगों के साथ ये एक दूसरी तरफ चली आई। और वो कहाँ आई, इला नदी घाटी पास। कौन सी नदी घाटी पास, इला नदी घाटी पर आई। अब जब इला नदी घाटी पर आई तो यहां पर पहले ही जाति निवास करती थी। यहां एक कबीला और था, मैं इधर लिख देता हूं, यहां एक कबीला और था। ठीक है, उस कबीले का नाम था बूसुन। बूसुन जाति का कबीला। कौन सा कबीला, बूसुन जाति का कबीला था ये कबीला। ठीक है, यूची जाति ने बूसुन जाति कबीले को, यानी इन लोगों ने इनको किया पराजित। पराजित कर बूसुन जाति के कबीले पर कब्जा कर लिया। आप समझिए, पहले इन लोगों ने इनको पराजित किया, ये लोग पराजित हुए तो भाग करके यहां आ गए, इला नदी घाटी पर आई, ये जाति आई। यहां पर एक कबीला और था, बूसुन जाति कबीला, और उस बूसुन जाति के कबीले को लोगों ने, यूची जाति के लोगों ने इस जाति कबीले को पराजित किया। तो ये भी ना भागेगी कहीं ना कहीं। तो ये भाग करके चली गई कहां, ये भाग करके चली गई किसके पास, ये भाग करके आई किसके, हुंगनू के पास आ गई। ये जाति यानी बूसुन जाति, बूसुन जाति हुंगनू के पास आ गई, पास आई। क्यों, क्योंकि हमको सहायता चाहिए, आप हमारी मदद करिए। तो ये जाति जो है बूसुन जाति भाग करके कहा गई, तो याद रखिएगा ये जाति भाग करके हुंगनू में आ गई। फिर एक बात समझ लो, बहुत तिगड़मी मामला है। मैंने क्या कहा, हुंगनू जाति ने इसको पराजित किया, ये मैंने लिखा है आक्रमण किया, फिर राजा मारा गया। इस किसने मारा, इन लोगों ने मारा। इस राजा के सिर को अपना प्याला बनाया, इसी में खाने पीने लगे। ये जाति भाग करके किधर आई, इधर आ गई, पश्चिम में। कहा आई, पश्चिम में आई। पश्चिम में इला नदी घाटी थी, इला नदी घाटी में बूसुन जाति कबीला था। इस कबीले को इन लोगों ने पराजित किया, पराजित करने में यहाँ पर कब्जा कर लिया, और ये जाति भाग करके कहा चली गई, हुंगनू के पास। मदद चाहिए हमको, यहां तक चली गई। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, थोड़ा समझिएगा, समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके बाद यहां पर इन लोगों का कब्जा हो गया, कहां पर, इला नदी घाटी पास। इला नदी घाटी पास इनका कब्जा हो गया। अब आइए आगे देखते हैं, यहां से ये लोग जो है कहां आ गए, इला नदी घाटी। इला नदी घाटी पर यूची
रहने लगे। लेकिन बाद में ये लोग कुछ समय बाद यूची जाति की एक शाखा, इनकी एक शाखा कहां चली गई? छोटी शाखा, छोटी शाखा इनकी चली गई तिब्बत की ओर, तिब्बत की ओर चली गई। यानी दो हिस्सों में बढ़ गए। इनकी एक छोटी से यानी जाति में छोटे से लोग, ये लोग तिब्बत की ओर चले गए। और इस जाति की, यूची जाति की बड़ी शाखा, बड़ी या कह लो मुख्य, मुख्य शाखा, ठीक, बड़ी या कह लियो मुख्य शाखा, ये लोग दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण ये पश्चिम ये, तो ये किधर आई? इधर आ गई, दक्षिण पश्चिम में आ गई। कहा आई? दक्षिण पश्चिम में आ गई। मुख्य शाखा कहाँ आई? दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम में कहा, कहां पर ही आई? दक्षिण पश्चिम में। ये कहा? उत्तर में। दक्षिण पश्चिम में जब यहां पर आई तो ये लोग आकर के कहां बसे? आकर के एक नए कबीले पे आके आक्रमण कर दिया। कौन थे यहां पे? यहां पे थे शक, शक जाति के कबीला था यहां पे। ये लोग कहां रहते थे? ये लोग रहते थे सरदरिया नदी घाटी पर। कहां रहते थे? सरदरिया घाटी पर निवास करते थे। बड़ी शाखा ने आके आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? बड़ी शाखा ने आकर के आक्रमण कर दिया। जब बड़ी शाखा ने शकों पर आक्रमण कर दिया तो शक हुए पराजित। ये हुए कौन? शक हुए पराजित। किससे? यूची से पराजित हुए। ठीक है। और यूची का कब्जा हो गया। यूची का कब्जा हो गया, कब्जा हो गया। यहां तो समझ में आया होगा। तो टेक्निकल है, थोड़ा समझिएगा। मैंने कहा इला नदी घाटी के पास थे तो ये दो भागों में बढ़ गए। एक शाखा ऊपर उत्तर की ओर चली गई। कहां गई? तिब्बत की ओर चली गई। ये लिखा मैंने तिब्बत। बड़ी शाखा जो है ये इधर आई। किधर आई? दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम में कौन रहते थे? यहाँ शक जाति का कबीला था। इस कबीले को यूची जाति ने पराजित किया। ये लोग पराजित हुए और यूची जाति कब्जा हो गया। यहां पर भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन सबसे शक्तिशाली जाति कौन थी? सबसे शक्तिशाली जो जाति थी वो थी आपकी हुंगनू। बूसुन पराजित हो चुके थे, वो यहां पे थे। मैंने आपको बताया था अभी। यहां पे कौन जाति थी? हुंगनू, हुंगनू, हुंगनू कबीला। और हुंगनू कबीला ने क्या किया? सीधे यहां पर किसके साथ? हुंगनू प्लस बूसुन, बूसुन यानी हुंगनू तो प्लस बूसुन, इन जाति के लोगों ने मिल करके आक्रमण कर दिया। कहा? सरदरिया नदी घाटी पर। यानी यहां जहां लोग रह रहे थे, यहां इन लोगों ने आक्रमण कर दिया। समझ रहे? मेरी भाषा को लैंग्वेज लिख लीजिएगा आप लोग। मैंने कहा हुंगनू ने आक्रमण कर दिया। कहां? जहां ये लोग रह रहे थे। कहां रह रहे थे? सरदरिया नदी घाटी पास रहे थे। तो सीधी सी बात है, यूची यहां भी पराजित हुए। यहां पर इन लोगों ने आक्रमण किया किया और फिर इसके बाद क्या? यूची पराजित, यूची पराजित हो गए। और फिर ये लोग यहां से भागे और अब और नीचे आए। अभी तक ये लोग चीन से नीचे उतर करके थोड़ा नीचे धीरे धीरे तक आए। अब ये लोग आगे मध्य एशिया में आ गए। अब यहां से इनकी कहानी बदलेगी। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए, अब यूची जाति यहां पराजित पराजित यूची जाति भाग करके मलेशिया आ गई। मलेशिया में ताहिया, कौन सा स्थान? ताहिया। ताहिया कहते हैं बैक्टीरिया को भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं बैक्टीरिया।
मैंने पढ़ाया था आपको। ताहिया पर कब्जा हो गया इनका। अब इन लोग ताहिया पर कब्जा हो गया इनका, ये ताहिया पर निवास करने लगे। अब बुखारा को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया राजधानी? बैक्ट्रिया है ताहिया। इन लोगों ने, यूची ने बुखारा, बुखारा है ना, बुखारा को अपनी राजधानी बनाया। यानी ये जाति, अभी और कोई जाति नहीं आ रही थी, ये सब यहां पे इन्होंने अपने को शक्तिशाली किया और बुखारा को उन्होंने अपनी राजधानी बना दिया। और इस तरह से वो धीरे धीरे जो है बैक्ट्रिया पर अपना, ताहिया पर अपना विस्तार करने लगे। यहीं से ये जाति 2 हिस्सों में बढ़ गई, सॉरी, यहीं से ये जाति 5 हिस्सों में बढ़ गई। कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में। ठीक है। बैक्ट्रिया से यूची 5 भागों में बंटकर अनेक स्थानों पर चली गई। कौन कौन, आइए देखते हैं। सबसे पहले हुईमिन। कौन है? सबसे पहले हुईमिन। यहां है। ये कहां बसी आकर के? हुईमिन। ये पामीर के पठार, पामीर के पठार से लेकर हिंदू कुश पर्वत तक, हिंदू कुश पर्वत तक ये हुईमिन कहां पे? हिंदू कुश पर्वत तक है, जिसको हम कहते हैं कुशाण एक जाति है ये। चलिए नेक्स्ट दूसरा है शुआंगमिंग। शुआंगमिंग ये कहां बसी? ये हिंदू कुश से लेकर, हिंदू कुश से लेकर चित्राल पहाड़ी तक की। कहां बसी है? हिंदू कुश से लेकर के चित्राल पहाड़ी तक की। नेक्स्ट नंबर 3 है कुईश्वांग। कुई कौन सी है? कुईश्वांग। ये नंबर 3 कुईश्वांग। ये चित्राल से लेकर के पंजशीर तक की। ये चित्राल से लेकर पंजशीर स्थान के नाम है तक, पंजशीर तक। चौथी कहां तक की? चौथी हीतुन। ये पंजशीर से लेकर परवान प्रदेश तक, और लास्ट है कौन सी? काउफो। कौन सी है? काउफो। ये कहां बसी? ये काबुल में बसी। काबुल क्षेत्र में बसी। अब ये 5 कुशार जाति हैं, तो ध्यान से देख लीजिए। पहली कौन सी? हुईमिन। ठीक है। पामीर के पठार से हिंदू कुश पर्वत, याद नहीं करना है, मैं बता दे रहा हूं, कभी कभी उसका साथ पूछ ले। शुआंगमी हिंदू कुश से लेकर चित्राल पहाड़ी तक की। कुईश्वांग चित्राल से पंजशीर तक की। हीतुन पंजशीर से लेकर परवान तक की। काउफो काबुल क्षेत्र से लेकर के, यानी काबुल में ही बसी। अब प्रश्न उठता है कि इनमें से वो कौन सी जाति है यूची जो कालांतर में कहलाई में कुशाल कहलाई?
वो जाति कालांतर में भारत में आई तो कुशाण के नाम जानेंगे। इनमें से कौन सी भारत में आई थी? तो आइए इसको देख लेते हैं। पहले कौन सी है वो उसको रोकूंगा। ह्यूमी ये नहीं आई थी, श्वांगमी ये नहीं आई थी, हितुन ये नहीं आई थी, और कौफो ये भी नहीं आई थी। तो कौन सी आई थी आपके पास? याद कर लीजिएगा, जो कुश्वांग है इसी का कालांतर में कुश्वांग यूची जाति को किस नाम से? कुशाण के नाम से जाना गया। याद कर लीजिएगा, इसे कुशाण के नाम से जानते हैं। तो आप कहोगे किस नाम से किसको जानते हैं? कुश्वांग को कुशाणों के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो कुशाण भारत में जब आए थे तो दो हिस्सों में आए हैं। कुशाण भारत में दो भागों में आए हैं, एक दो ग्रुप में आए हैं। एक ग्रुप कहलाया है कन्फ्यूशस ग्रुप, कन्फ्यूशस ग्रुप ये कहलाया। एक कहलाया क्या है? कनिष्क ग्रुप, कनिष्क ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, एक कहलाया है कन्फ्यूशस ग्रुप और एक कहलाया है कनिष्क ग्रुप। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। जो जो कन्फ्यूशस ग्रुप था, ध्यान रखिएगा, जो कन्फ्यूशस ग्रुप है इसमें दो लोग थे। एक था कुजूल कन्फ्यूशस, कुजूल कन्फ्यूशस, ठीक है। कुजूल कन्फ्यूशस, मैं इधर लिखता हूं कन्फ्यूशस। कुजूल कन्फ्यूशस को कहते हैं कन्फ्यूशस प्रथम। कुजूल कन्फ्यूशस को कन्फ्यूशस प्रथम के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक मिनट। इस नाम से कुजूल कन्फ्यूशस को कन्फ्यूशस फर्स्ट के नाम से जानते हैं। कन्फ्यूशस ग्रुप का दूसरा कौन था? विम कन्फ्यूशस, विम कन्फ्यूशस, ये इसे जानते हैं कन्फ्यूशस सेकंड के नाम से। ध्यान रखिएगा, मैं यही बता दे रहा हूं। क्लियर हो रहा है? किस नाम से? कन्फ्यूशस सेकंड के नाम से। बात करते हैं कनिष्क की। तो पहले तो ये जान लें कि जो कन्फ्यूशस ग्रुप था इसने भारत में अपने को स्थापित किया, भारत में स्थापित किया। यानी कुशाणों को भारत में स्थापित करने का श्रेय इसे जाता है। कनिष्क की बात करता हूं तो कनिष्क ने भारत में कुशाणों का विस्तार किया, ठीक। तो कनिष्क की बात करते हैं तो कनिष्क में कौन आएगा? सबसे पहले कनिष्क आएगा, इसमें कनिष्क आएगा। और कौन आएंगे? दूसरा आएगा कनिष्क के उत्तराधिकारी, कनिष्क के उत्तराधिकारी। ये आपका हुआ क्या? ये आपका हुआ कि जो दो हिस्सों बटेगा। तो आज ये वाला ग्रुप बता देते हैं, कल ये वाला पढ़ाएंगे। आज मैं कन्फ्यूशस ग्रुप के बारे में क्लियर कर देता हूं, कल आपको पढ़ाऊंगा कनिष्क ग्रुप। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं आगे कन्फ्यूशस ग्रुप। सबसे पहले आया कौन? कुजूल कन्फ्यूशस। बात करता हूं कुजूल, ठीक है, कुजूल कन्फ्यूशस, कन्फ्यूशस। और कुजूल कन्फ्यूशस को हम लोग किस नाम से? कन्फ्यूशस प्रथम के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इसका जो अस्तित्व आया है लगभग 15 ईस्वी। कितना है? लगभग 15 ईस्वी। 15 ईस्वी से लेकर के 65 ईस्वी तक। कितना है? 65 ईस्वी तक इसका समय मानते हैं। कुजूल कन्फ्यूशस
भारत में नहीं आया था। पहले तो जान ले, कुजूल का फिशस भारत से इसका कोई भी मामला संबंध नहीं है। इसका जो भी संबंध है मदेशिया से है। कहां से है? मदेशिया से है। तो कुजूल कटफिशस के सिक्के काबुल से लेकर तक्षशिला तक उसके सिक्के मिलते हैं। सिक्के कहां से? काबुल से लेकर के तक्षशिला तक सिक्के मिलते हैं। इसके सिक्के दो भागों मिलते हैं। इसके सिक्के दो भागों मिलते हैं। ठीक है। प्रथम यानी प्रारंभ के सिक्कों में, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ के सिक्कों में दो सिक्के के दो पहलू होते हैं। थोड़ा समझिएगा, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ दूसरी तरफ। यानी जो मुख वाला होगा उसको कहेंगे मुख पृष्ठ, दूसरा कहेंगे जो है वो पृष्ठ, यानी नीचे वाला हिस्सा। तो इसके दो हिस्सों में रहेंगे। क्या कहेंगे? पहले वाले भाग में कहेंगे मुख भाग और दूसरा कहेंगे पृष्ठ भाग। ठीक है। तो प्रारंभ के सिक्कों में मुख भाग की ओर क्या मिलता है? मुख भाग की ओर हर्मियस यूनानी शासक हर्मियस का चित्र मिलता है। क्या मिलता है? हर्मियस का चित्र नहीं, नाम मिलता है। सॉरी, हर्मियस का नाम यूनानी भाषा मिलता है। और पृष्ठभाग पर ठीक है, पृष्ठभाग पर इसका कुजूल कट का नाम मिलता है। कुजूल कटफिशस का नाम मिलता है। का नाम मिलता है। तो ये पहले सिक्के मिले, कुछ समय बाद फिर सिक्के मिले इसके। ठीक है। तो किसके? इसके कुछ समय बाद कुछ सिक्के और मिले सेकंड बार में। यानी मैंने क्या लिखा? प्रारंभ में, यानी आप कह सकते हैं अंतिम में। अंतिम के सिक्कों पर केवल कुजूल का नाम मिलता है। किसका नाम मिलता है? कुजूल का नाम मिलता है। अब समझना मेरी बात को। पहली बार के सिक्कों में सिक्कों पर इसका नाम हो, लेकिन मुख पर किसका है? हर्मियस। इसका मतलब यह है कि ये राजा जो था, कुजूल जो था, पहले यूनानियों के अधीन था। यूनानी भाषा में यूनानियों के अधीन था। लेकिन पृष्ठ भाग पर कुजूल का नाम मिलता है खरोष्ठी भाषा में। किसमें मिलता है? खरोष्ठी भाषा में। खरोष्ठी भाषा में इसका नाम मिलता है। तो ये कहा जाता है कि इसका मतलब है कि पहले जो थे ये हर्मियस के अधीन था, लेकिन बाद के सिक्कों में हर्मियस का नाम नहीं मिलता है। इसका मतलब यह कि इसने स्वयं इस पर कब्जा कर लिया और खुद शासक बन गया होगा। तो इन सिक्कों के आधार पर इसके बारे में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है। और इसने जो सिक्के चलाए हैं, ध्यान देना, कुजूल ने तांबे का सिक्का चलाया था, सोने का सिक्का नहीं चलाया था। ध्यान देना, इसके सिक्कों पर इसने तांबे का सिक्का चलाया था। उन सिक्कों पर महाराज राजाधिराज, ठीक है, राजाधिराज यावुग, ये नाम याद कर लीजिएगा। यावुग का मतलब होता है चीनी भाषा में, यावुग का मतलब होता है प्रमुख। यावुग का मतलब होता है प्रमुख। और क्या नाम होता है? सत्य धर्म का अनुयायी। सत्य
धर्म का अनुयायी। ये तांबे का सिक्का मिला जिसमें महाराज राजाधिराज याहुग सत धर्म के अनुयायी जैसी उपाधि, जैसी उपाधियां अंकित है किसमें, सिक्कों पर। ये उपाधियां अंकित, यानी बाद में राजा बन गया था। और क्या मिलता है इसके सिक्कों पर, और इसके सिक्कों पर मिलता है धर्म थिदस। क्या मिलता है, धर्म थिदस, धर्म थिदस, ये शब्द मिलता है, ध्यान रखिएगा। धर्म थिदस यानी धर्म पर आश्रित, धर्म थिदस नाम अंकित है, ये भी अंकित है, ठीक है। और इस पर रोमन प्रभाव है, यानी इसके सिक्कों पर रोमन प्रभाव दिखता है। तो इसका मतलब शुरू में ये था, पहले यूनानियों के अधीन, लेकिन बाद में स्वयं अलग हो गया और अपना अलग साम्राज्य बना लिया। अब आइए इसका पुत्र गद्दी बैठेगा। हाँ, थोड़ा ये जान लें सिक्के कितने ग्राम के होते थे इसके, ये थोड़ा जान लें। इसके सिक्के जो होते थे, एक मिनट रुकिएगा, इसके सिक्के जो तांबे का सिक्का था वो 30 ग्रेन के लगभग बराबर था। 30, ये कितने का था तांबे का सिक्का, 30 ग्रेन के, 30 ग्रेन के वजन के बराबर था। यानी कितने ग्रेन, ग्रेन मतलब उसकी मोटाई, कितना ग्रेन था वो, 30 ग्रेन का उसका था वजन। तो ध्यान रखिएगा, ताम सिक्कों का जो वजन था वो 30 ग्रेन था। ये किसका, कुजूल की बात कर रहा हूं मैं। चलिए अगला बढ़ते हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग इसका पुत्र जिसका नाम है विम कटफिशस। विम कटफिशस, विम कटफिशस ये 65 से लेकर के 75 ईस्वी तक की गद्दी बैठा है। ये कुजूल कटफिशस ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की थी, क्योंकि इसके सिक्के बनारस तक मिलते हैं। इसके सिक्के जो हैं बनारस तक मिलते हैं, ठीक है। जो जो तांबे व सोने के सिक्के थे, जो तांबे व सोने के सिक्के, ध्यान रखेगा, क्लियर हुआ। अब आइए आगे बात करते हैं। विम कटफिशस ने भारत में सर्वप्रथम, विम कटफिशस ने भारत में सर्वप्रथम शुद्ध सोने के, मैंने क्या लिखा है, सोने, सबसे पहले सोने सिक्का किसी चलाया तो कहेंगे यूनानियों ने, लेकिन शुद्ध सोने सिक्का किसी चलाया तो कहेंगे कुशाणों ने। कुशाण शासक का नाम क्या है, विम कटफिशस। तो भारत में सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, जो 242 ग्रेन का था। कितने ग्रेन का था, यह शुद्ध सोने का सिक्का था 242 ग्रेन, यानी मोटाई थी इसकी, ठीक है ना। इन सिक्कों पर, इन सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृतियां बनी थी। इसका मतलब यह है कि विम कटफिशस जो था वो शैव धर्म को मानता था, सही है, वो शैव धर्म को मानता था। किसको मानता था, ये शैव मत का अनुयायी था, शैव मत का अनुयायी था। नोट कर लें, ये शैव मत का अनुयायी था, ठीक है। आइए
इसके अतिरिक्त इसको सिक्कों पर जो उपाधियां मिलती हैं, इसकी उपाधियां सिक्कों पर उपाधियां कौन कौन सी थी? इसकी उपाधियां थी सिक्कों महाराज, राजाधिराज, महाराज, राजाधिराज, धीराज, महेश्वर, और कौन सी है? महेश्वर, सर्वलोकेश्वर, सर्वलोकेश्वर। ये इसकी उपाधियां हैं जो सिक्कों पर मिलती हैं। ये यूची जाति का था, लेकिन भारत में कुषाण के नाम जाना गया। साम्राज्य विस्तार करने के लिए इसने चीन पर आक्रमण करने की योजना बनाई। ठीक है, आइए देखते हैं। इतिहासकार प्लिनी के अनुसार इतिहासकार प्लिनी के अनुसार विम कन्फ्यूशस ने चीनी राजकुमारी से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा। यानी चीनी राजाओं के साथ अपनी बराबरी करने के लिए इसने चीन के राजा के पास प्रस्ताव भेजा कि आप अपनी राजकुमारी से मेरा विवाह कर दें। दूत को भेजा था। किसको भेजा था? प्रस्ताव भेजा। ठीक है, लेकिन दूत मतलब जो ले गया था सूचना, लेकिन दूत को चीनी जर्नल पांचाऊ, क्या नाम है? चीनी जर्नल पांचाऊ ने कैद कर लिया। दूत को क्या कर लिया? कैद कर लिया। चीनी दूत जो था, चीनी जो जर्नल था पांचाऊ ने उस दूत को कैद कर लिया। जैसे ही सूचना मिली इसको, उसने अपने वायसराय, जिसका नाम था सिक, मैं लिख देता हूं। इसके बाद इसने विम कन्फ्यूशस ने अपने वायसराय सिक, क्या नाम है? वायसराय का नाम है सिक। अपने वायसराय सिख के नेतृत्व में 70,000 सैनिक भेजे। ठीक है, इधर पांचाऊ भी अपनी सेना लेके पहुंच गया। दोनों सेनाएं, यानी किसकी? वायसराय और इधर पांचाऊ, दोनों सेना का युद्ध तरकुस्तान, कौन सा दर है? तरकुशगान दर्रे मतलब होता है, जो दर्रा ऐसा होता है जहां से पहाड़ को काट करके रास्ता निकलता है। तरकुशगान के दर्रे पर युद्ध हुआ। ठीक है, तरकुशगान के दर्रे पर युद्ध हुआ। जब यह युद्ध हुआ, इसमें विम कन्फ्यूशस, विम की सेना पराजित हुई और विम ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। उसने फिर राजा के पास कुछ उपहार भेजे, दोनों में मित्रता हो गई और दोनों के बीच में व्यापार फिर से शुरू हो गया। इसके बाद जो आएगा उसका नाम है कनिष्क, वो आपको हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो एक चीज बता दें, रेगुलर रहिए। रेगुलर नहीं रहेंगे तो मैं क्लास बंद कर दूंगा, क्योंकि देखते हैं लाइव आते नहीं सब लोग, फिर हम क्लास को, हमारा मन नहीं करता क्लास लेने का।
तो इसलिए आप लोग रेगुलर रहिए। और सबसे जो बाद में वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मैं कह दे रहा हूं, 7 से 8 को अपने आप को कहीं से निकाल लीजिए। 7 से 8 आपका टाइम है, तो 7 से 8 के लिए 45 मिनट 50 मिनट तक क्लास चलती है, कम से कम उतना तो टाइम निकाल लीजिए और लाइव रहिए। महेश जी आप हैं तो क्लास चली, शायद अगर आप ना होते तो क्लास भी नहीं चलती, क्योंकि आप चले जाते हैं तो लोग लाइव रहते नहीं, एक आप ही एक बिल्कुल टाइम फिक्स है। तो आप लोग लाइव रहिए भाई। घनश्याम भी थोड़ा सा टाइम देने लगे हैं, लेकिन बाकी लोग अब टाइम नहीं देते तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। कम से कम आप लोग रहेंगे तो तभी मुझे क्लास लेने में मजा भी आएगी। चलिए, बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास के लिए। जय हिंद।